टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और जिन लोगों ने बजट के बाद हमारे 2 एपिसोड देखे, तो मुझे लगता है उन सबको पता चल गया हो कि बजट में जो बदलाव किए गए हैं वो आपकी ज़िंदगी पर, आपके टैक्स के नियमों पर कैसे असर डालते हैं। लेकिन अभी भी कई सारे फाइन प्रिंट्स हैं जिसके बारे में गौरी खास रिसर्च करके आई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के शो में क्या है खास। नौकरी पेशा लोगों के लिए टीडीएस के नए नियम कैसे हैं फ़ायदेमंद, रेंट से होने वाली आमदनी पर अब क्या देना होगा ज़्यादा टैक्स, और साथ में भी बताएंगे कि विरासत में मिली संपत्ति पर कैसे करें इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन। बताएंगे, इन सारे मुद्दों पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, नौकरी पेशा लोगों के लिए टीडीएस के नियम बदले गए हैं बजट में। बहुत कम लोगों ने शायद इस पर ध्यान दिया होगा, लेकिन ये बदले हुए नियम से आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पास जो टेक होम सैलरी है वो ज़्यादा हो जाए, आपका टीडीएस कम कटे। तो गौरी समझते हैं कि नियम आखिर बदले क्या गए हैं, कैसे फ़ायदेमंद। गौरी, ये पहले क्या नियम था और अब क्या किया गया? देखिए, बिल्कुल जैसे लक्ष्मण आपने बताया कि हो सकता है इससे आपका टेक होम बढ़ जाए। इसका पर्पस यही है कि जो आपकी टेक होम सैलरी है वो बढ़नी चाहिए। अब आपकी कैपिटल, जब आपका टीसीएस कलेक्ट होता है तो आपकी कैपिटल ब्लॉक होती है। हालांकि टीसीएस किसी भी तरह से आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, बट वो आपकी कैपिटल ब्लॉक करता है। यानी कि अगर अप्रैल के महीने में आपने कोई महंगी गाड़ी खरीदी या आपने विदेश बहुत बड़ा अमाउंट रेमिट किया, फॉरेन रेमिटेंस की, तो ऐसे कुछ केसेस में टीसीएस कलेक्ट होता है और वो टीसीएस अब बहुत अमाउंट उसको बढ़ा दिया गया, काफ़ी बड़े अमाउंट का होता है, तो वो आपके कैपिटल ब्लॉक हो गए। अब इसका अगर आपका रिफंड भी आपको लेना है तो अगले साल जब असेसमेंट ईयर नया शुरू होगा, जिसमें आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जून जुलाई के महीने में, उसकी रिटर्न जब प्रोसेस होगी तब आपको रिफंड आएगा। तो इस बजट में सरकार ने एक नया प्रोविजन निकाला है जिसमें कहा है कि अगर आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं, और एम्प्लॉयर जितना टीडीएस आपका काटता है आपकी सैलरी पे, वो उसके प्रोपोर्शन में उसको कम कर देगा। यानी कि आपका जो टीसीएस का क्रेडिट ब्लॉक होता था, आपकी वर्किंग कैपिटल कह लीजिए या आपकी टेक होम जो थोड़ी सी कम हो जाती थी, वो अब आपकी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का बड़े अमाउंट का टीसीएस कलेक्ट होता है और वो रिफंड की वेट करते हैं साल के एंड में, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोविजन। तो पहले ये कह सकते हैं कि किसी ने अप्रैल में कोई फॉरेन रेमिटेंस आया, कुछ वहाँ पे टीसीएस कटा, अब उसको 1.5 साल तक कम बेस इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में जो रिटर्न फाइल कर दें तो आप क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप अप्रैल से करेंगे तो आप समझिए अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड होगा, फिर जून जुलाई में आप रिटर्न भरेंगे और वो कब प्रोसेस होगी, कई बार रिफंड अटक भी जाता है, तो कई बार बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी कैपिटल तो वो अगर हमें एम्प्लॉयर को बताना हो कि हमने हमारा ये टीसीएस कटा है, तो टीसीएस का जो एक्नॉलेजमेंट है वो देना होगा कि ये कटा है। बिल्कुल, आपसे एम्प्लॉयर जो भी प्रूफ मांगेगा आप एम्प्लॉयर को वो प्रूफ देंगे और वो उतना टीडीएस आपका अपने अकाउंट से कम करके आपकी टेक होम ज्यादा कर देंगे। मतलब कुल मिला कहें तो एक तरफ आपने टैक्स चुका दिया है जो सरकार के पास पड़ा हुआ, तो उसका प्रूफ आपने दे दिया तो ऑटोमेटिक आपके टैक्स की देनदारी में से घट जाएगी और फिर टीडीएस उस हिसाब से कटेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है लोगों के लिए जिन लोगों का टीसीएस कटता है और उनको महीनों इंतजार करना पड़ता है कि कब रिफंड मिलेगा, कब रिटर्न फाइल करेंगे। इस नियम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टीसीएस कटे तो अपने एम्प्लॉयर को आप बता सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहाँ से ओंकार सिंह बत्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बत्रा साहब नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए क्या उलझन है? गौरी हमारे साथ हैं। जी, मेरा सवाल ऐसा था कि अभी जो कैपिटल गेन टैक्स में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके बारे में एक सवाल था। मैं मेरा सवाल शुरू करूं? बिल्कुल शुरू करिए। जी, ऐसा है कि हम ये कंडीशन लेके चलेंगे कि प्रॉपर्टी हैज बीन परचेज्ड बिफोर 23 जुलाई 2024। ठीक है, इसके अंदर मेरे 3 सवाल हैं। ठीक है। What will be the tax rate or options available if the property sold before 22nd July, ठीक है, after 22nd July, and what happens if we sell the अगर हम यही प्रॉपर्टी अगर अगले साल बेचते हैं, मतलब हमारे पास 3 सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं। एक 22 जुलाई के पहले अगर हमने प्रॉपर्टी बेच दी है, दूसरा 22 जुलाई के बाद और 31 मार्च के पहले अगर बेची है या बेचनी है, या अगर हम अगले साल बेचते हैं, इन तीनों मतलब सर्कमस्टेंसेस में हमारा टैक्स स्लैब रेट क्या होगा? क्या हमें
सभी जगह ऑप्शन मिलेगा या कहीं 20% मिलेगा, कहीं 12.5% मिलेगा या वॉटेवर? ये तीनों सवाल आपके हो गए कि बचे हुए हैं? बस यही है। ठीक है, इसमें एक चीज़ साफ कर दूं, बाकी गौरी डिटेल में समझाएं कि ये 23 जुलाई का जो डेडलाइन है वो डेडलाइन प्रॉपर्टी बेचने की डेडलाइन या कट ऑफ डेट नहीं है, ये प्रॉपर्टी खरीदने की कट ऑफ डेट है, उससे ही सारी टैक्स की देनदारी बदलती है। हमारी शर्त यही है कि समझ गए, बिल्कुल। अभी गौरी है, गौरी आपके सवालों पर डिटेल में बताएंगे। पहले खरीदी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको उस तीनों सवाल का जवाब देती हूँ। जो आपने 23 जुलाई से पहले, हम मान लेते हैं 2001 से पहले या 2001 के बाद, यानी कि 23 जुलाई 2024 से आपने पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और आपने जो पहला सवाल पूछा आपने उसको बेच दिया 23 जुलाई से पहले, तो आपके ऊपर पहले का रूल जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और आपको 20% टैक्स देना होता है गेन के ऊपर, जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने के बाद, यानी कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आपका प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर 20% आपको टैक्स देना होगा। अब आप उसको अगर 23 जुलाई के बाद बेचेंगे और आप, अगर मैं ये मान के चल रही हूँ आप रेजिडेंट हैं और आप या एचयूएफ हैं, या इंडिविजुअल या एचयूएफ और रेजिडेंट हैं, आप नॉन रेजिडेंट नहीं हैं, तो आपके लिए अब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिस दिन बजट अनाउंस हुआ था तो उसमें सिर्फ एक आपको रेट दिया गया था और आपका इंडेक्सेशन हटा दिया गया था, लेकिन उस पर नहीं जाते हैं हम। अब जो है, जो एक्ट में आया है उसकी बात करते हैं। उसमें आपको अब दोनों ऑप्शन हैं। आपको इंडेक्सेशन के साथ 20% पे आपको गेन पे टैक्स देना होगा जो आप पहले करते थे। दूसरा ऑप्शन है 12.5% जिसमें आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, यानी कि आप जितना आपने सेल वैल्यू है उसमें से आप कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, अगर आपने प्रॉपर्टी 1 लाख की खरीदी थी तो पूरा 1 लाख ही माइनस करेंगे और जो गेन है उस पर 12.5% आपको देना होगा। दोनों को कंपेयर करके आपको जिसमें फायदा हो रहा है आप उसमें जाइए। तीसरा आपका सवाल है कि आप अगले साल बेचते हैं, तो देखिए अगले साल का बजट जब आएगा हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो जाए, तो ये कहना कि आप अगले साल या उसके अगले साल, मार्च 31 तक रूल यही रहने वाला है। 31 मार्च के बाद अगर आप बेचेंगे तो ये अभी कहना कुछ भी इसमें बहुत जल्द होगा, क्योंकि फरवरी में जब बजट आएगा तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अगर इसमें कोई फर्दर चेंज होता है। तो इसमें कुल मिला के ये कहूँ कि 23 मार्च से पहले, 23 जुलाई से पहले यानी 22 जुलाई तक प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 20% विथ इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर 23 जुलाई या उसके बाद बेचते हैं तो दोनों ऑप्शन होगा, 12% बगैर इंडेक्सेशन के और 20% विद इंडेक्सेशन के फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अब इसमें लेकिन लक्ष्मण ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। हाँ, एनआरआई के लिए नहीं है। एनआरआई के लिए भी नहीं है। हाँ, कई लोगों ने एलएलपी किसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ, वो भी रेजिडेंट। अच्छा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब जाएंगे तो फिर उस वक्त का हिसाब उस वक्त वो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर होगा, जो बजट हमारा फरवरी में आएगा वो अप्लाई होगा। तो बत्रा साहब, तीनों सवाल के जवाब मिल गए? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ये बहुत कंफ्यूजन था जो क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, और आपसे हम लोग फिर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टैक्स गुरु आपको ऐसे आसान भाषा में आपके उलझने दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब एक सवाल लेते हैं। यह ईमेल से आया है, ललित मोहन गुप्ता जी का है। ये पटियाला से ईमेल इन्होंने भेजा है और इनका कहना है कि इनके पास एक रेजिडेंशियल ज़मीन थी। ये प्लॉट रहा होगा रेजिडेंशियल, ये 1925 यानी काफ़ी पुरानी है। उस टाइम का पता है, रिकॉर्ड इनके पास है कि 225 रुपये में इन्होंने खरीदी थी और 2003 में विरासत में ये संपत्ति इनके पास आ गई और इस प्रॉपर्टी को उन्होंने 2024 में बेच दिया। कब बेचा इन्होंने डेट दिया नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडेक्सेशन 2024 तक कैलकुलेट की जाएगी या 2001 तक? ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है 2001 से पहले की प्रॉपर्टी वाले। नहीं, देखिए, एक तो ये कन्फ्यूजन होता है, दूसरा जब बजट अनाउंस किया गया था तब शुरू में यही रूल भी था, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। लेकिन अब क्योंकि जो एक्चुअल में अमेंडमेंट के बाद आया है उसमें आपको दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं, तो एक बार के लिए मान के चलते हैं कि ये सेम केस है जिसमें 23 जुलाई से पहले बेच दी, तो उस केस में तो आपको इंडेक्सेशन वैसे भी मिल ही रहा है क्योंकि पूरा पुराना रूल अप्लाई हो रहा है। और अगर आप 23 जुलाई के बाद भी बेच रहे हैं और अगर मैं मान के चलूँ कि ये या तो इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं और रेजिडेंट भी हैं, तो ये भी दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों रिजीम है इनके पास, जैसे हमारी नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन में हम ओल्ड और न्यू रिजीम है, इसमें भी कह सकते हैं कि 2 रिजीम है। आप दोनों में कैलकुलेट कीजिए और जिसमें कम टैक्स बन रहा है उस पर दीजिए। अब क्योंकि इनका सवाल विरासत का है, यानी कि उनको विल पे के थ्रू मिली है, तो इस पर मैं क्लैरिटी दे देती हूँ कि जो आपको कोई भी एसेट आपको अगर विल के थ्रू मिलता है
तो उस केस में जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं। यानी कि जब आपके जिन्होंने भी आपके घर में वो प्रॉपर्टी को खरीदा था जिस भी रेट पे, ये मान लिया जाएगा कि आपने उसी रेट पे खरीदा था और उसी साल में खरीदा था। तो पहले आपको 2001 की वैल्यूएशन करानी होगी। एक वैल्यूएशन ऑफिसर जो ऑथराइज है गवर्नमेंट के एंड से, उनसे एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा के आप रखिए। जो अमाउंट 2001 का, क्योंकि बेस ईयर अब 2001 है, 2001 का आप जो अमाउंट उसमें आपको मिलेगा वैल्यूएशन रिपोर्ट में, उसको आप इंडेक्स करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर तक, और उसके बाद आप अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करें। हालांकि इनको कन्फ्यूजन इसी बात को लेकर है, इनको ये इंप्रेशन है कि अगर हमारे पास विरासत में मिली संपत्ति का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राइस का प्रूफ है जो इनके पास है 225 रुपये, तो क्या इस मामले में 225 रुपये को ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस माना जाएगा, या फिर यहाँ भी 2001 में सर्वेयर से करा के करना होगा? सर देखिए, 2001 की वैल्यूएशन तो आपको करानी ही पड़ेगी, भले ही आपके पास उसका परचेज वैल्यू का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें एक तो आपको फायदा ही है क्योंकि 2001 की वैल्यूएशन डेफिनेटली ज़्यादा होगी। और पहले कई साल पहले 1981 बेस ईयर हुआ करता था, अब 2001 बेस ईयर है, तो आप कितना भी पहले खरीद लीजिए 2001 से, आपको 2001 की वैल्यूएशन पे तो आना ही है, उसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। कंफ्यूजन लक्ष्मण इनको इसलिए हुआ क्योंकि पहले वो ग्रैंडफादरिंग का प्रोविजन था जब निर्मला जी ने बजट को अनाउंस किया, तो उसको मेरे ख्याल से अब भूल जाना चाहिए। आप पुराने वाले सिस्टम को याद करके रखिए। चलिए, तो मुझे लगता है अब कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आपके पास 225 रुपये की परचेज प्राइस है जो 1925 के आसपास की है, तब भी आपको 2001 में एक वैल्यूएशन कराना होगा। फिर 2001 आपका परचेज ईयर माना जाएगा, और जब बेच रहे हैं तो आपको सेल प्राइस जो होगा उसके हिसाब से इंडेक्सेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनेगी। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे रेंट से होने वाली आमदनी पर अब क्या देना होगा ज़्यादा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हम लोगों के सवाल ने इससे पहले बजट में एक और घोषणा हुई थी, वो थी रेंटल इनकम से होने वाले आमदनी पर इस पर असर पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग रेंट पे अपने घर को देते हैं या फिर पीजी के तौर पे रखते हैं, खासतौर से जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कॉलेज एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या इस नए नियम का असर किस तरह से पड़ने वाला है? देखिए लक्ष्मण, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपना घर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे तो देते ही हैं, उसके साथ साथ पीजी का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, और एयरबीएनबी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आजकल। हर कोई अपनी प्रॉपर्टी लेके उसको एयरबीएनबी पे दे रहा है या कोई गेस्ट हाउस की तरह चला रहा है। तो ज़्यादातर लोग इसको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, और उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर 20 लाख का रेवेन्यू हो रहा है तो आप जितना भी आपको उसको कमाने में जितना भी खर्चा हुआ आप वो सारा माइनस कर सकते हैं। यानी कि आप स्टाफ की सैलरीज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, आपका कोई कम्यूटिंग का खर्चा है, जो आपके वहाँ पे मेंटेनेंस का, स्टाफ का, सब कुछ आप माइनस करके, हो सकता है आपकी इनकम तो शायद सिर्फ 5-6 लाख हो जो आपकी टैक्सेबल ही नहीं है और आपको टैक्स ही ना देना पड़े। अब इस केस में एक अमेंडमेंट आई है जहाँ पे आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं, चाहे आप उसमें पीजी चलाएं, चाहे आप गेस्ट हाउस की तरह ऑपरेट करें, या आप उसको एयरबीएनबी पे दे दें। तो इस केस में अब जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाना होगा। यहाँ पे अब आपका टैक्स बढ़ जाएगा क्योंकि आप सारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब वो बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे, बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे, वो रेंटल इनकम हो जाएगी। अब क्योंकि वो रेंटल इनकम हो जाएगी तो आपको फ्लैट सिर्फ 30% की डिडक्शन मिलेगी। अब आप 10 लाख कमा रहे हैं तो भी 10 लाख का 30%, 20 लाख कमा रहे हैं तो 20 लाख का 30%। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि उनके सैलरी ब्रैकेट में, इनकम ब्रैकेट में जुड़ेगा? जो बैलेंस आएगा वो तो ब्रैकेट में ही जुड़ेगा, स्लैब में जाएगा। लेकिन अब अगर आप 20 लाख का आपका रेवेन्यू है, अब 20 लाख पे अगर आप 30% माइनस करेंगे तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, आपको टैक्स देना होगा। वहीं अगर 20 लाख पे आप 13 लाख के आपने खर्चे दिखा दिए, बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस को रन करने के, आपको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से टैक्स की कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोरी हो रही थी छोटे छोटे जगहों पे, जहाँ पे लोग उसको रेंटल इनकम की जगह बिजनेस इनकम दिखा के और कम टैक्स या बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे अमेंडमेंट है कि आपको अब उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर है तो आपको उसको रेंटल इनकम के हिसाब से दिखाना है। तो मतलब बिजनेस इनकम नहीं दिखाएंगे, रेंटल इनकम दिखाएंगे। अच्छा, मान लिया जाए किसी ने वाकई रेंट को अपना एक बिजनेस बना रखा है
मान लें किसी प्लॉट पे कई सारे फ्लैट बने हुए हैं या फिर एयरबीएनबी को दे रखा है, तो इस तरह से तो वो तो उनका बिजनेस इनकम होगा, तो उसको भी नहीं दिखा सकती है, उसमें है ऑप्शन। देखिए, अगर आपकी जेन्युइनली बिजनेस इनकम है तो फिर तो आपको वैसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नोटिस आया तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जेन्युइनली बिजनेस इनकम है। उस प्रूफ के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान पहले से रखनी है कि आपका जो बिजली का मीटर है वो आपका कमर्शियल के हिसाब से होना चाहिए। आपके पास जो लाइसेंस होते हैं एक बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, बहुत सारे सरकारी लाइसेंस लेने होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। साथ में आपका अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए आपके बिजनेस के नाम का, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपकी बिजनेस इनकम नहीं, आपकी ये रेंटल इनकम ही है, तो आप यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, पेनल्टी और लिटिगेशन का मैटर तो बन ही सकता है, क्योंकि ये रिसेंट अमेंडमेंट है। तो मुझे लगता है कि सरकार का पूरा ध्यान है इस चीज़ पे जहाँ पे टैक्स इवेजन हो रही है बिजनेस इनकम की वजह से। तो बिल्कुल, अगर आप अपने घर को रेंट पे देते हैं या फिर पीजी चला रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि बजट के बाद सारे नियम बदल गए हैं और उस बदले नियम के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स की देनदारी भी बदल जा रही है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। फिर से चलते हैं कर्नाटक, जहाँ से संजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, आप और टैक्स गुरु लोगों की जो टैक्स संबंधित समस्याएं हैं बार बार और अच्छे तरीके से समझाते हैं। मेरा सवाल है सर, हाँ जी, मेरा सवाल है, मैंने फॉरेन ट्रेडिंग ये उसमें अकाउंट में कुछ फॉरेन इक्विटी और सेंसेक्स में ट्रेड किया था और जिसमें मुझे लॉस हुआ है। तो अच्छा। वो लॉस क्या मैं आईटी रूल के तहत सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या अपने ग्रॉस इनकम में? देखिए, पहली चीज़, जो आपकी फॉरेन की इक्विटी होती है तो वो इंडिया में, क्योंकि जो हमारा इक्विटी का रूल है, जो हमारा टैक्सेशन होता है पहले 10%, अब 12.5%, या जो भी हमारा इक्विटी का टैक्सेशन होता है वो इंडियन इक्विटी के लिए है। तो जो भी हमारी फॉरेन इक्विटी है, आप किसी भी और कंट्री का इक्विटी भी लेते हैं तो इंडिया में उसको इक्विटी नहीं माना जाएगा, उसको डेट माना जाएगा। तो आपका जो भी वहाँ पे कैपिटल गेन या लॉस है वो इंडिया में डेट की तरह टैक्सेबल होगा। तो आपका रूल वहाँ पे डेट वाला लगेगा, लेकिन आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे जो आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेट के हिसाब से। तो आप इसको यहाँ पे इक्विटी ट्रीट नहीं करेंगे, बट सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रूल है कि आप शॉर्ट टर्म को आप कर सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग टर्म से, और लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म से, वो अप्लाई ज़रूर होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी की तरह नहीं कर सकते, डेट की तरह आपको करना होगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं संजय जी? नहीं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं हम लोग गाजियाबाद, जहां से हमारे पास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चरणजीत लाल गेरा साहब। गेरा साहब, हाँ सॉरी, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मेरी आप सदा स्वस्थ और निरोग रहो सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी भी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। बताएं कहाँ उलझन है टैक्स में? गौरी हमारे साथ हैं आपको उलझन को दूर करने के लिए। सर मेरी ना इनकम टैक्स पेमेंट डबल हो गई है। एक्चुअली जो पहली पेमेंट करी ना वो अकाउंटिंग ईयर 25-26 की हो गई, और साथ में जो सेक्शन था ना वो भी सेक्शन कोड 1 माइनर सेक्शन कोड 107 में हो गई पेमेंट। अच्छा। तो उसके बाद पोर्टल में मैंने सी को बोला था, वो कह रहा अब 15 दिन से ऊपर हो गए, वो नहीं हो सकता। फिर मैंने लेटर भेज दिया है, इंडेमनिटी बॉन्ड भी भेज दिया इनकम टैक्स ऑफिसर जी के पास। तो वो अब इसको कैसे वापस मिलेगा, ये आपकी टेंशन है? कोई नहीं, आपने अब अपनी रिटर्न फाइल करके वेरीफाई करके प्रोसेस हो गई है या अभी पेंडिंग है प्रोसेसिंग? नहीं, प्रोसेसिंग हो गई है, प्रोसेस भी हो चुकी है। वो मेरा पेमेंट डबल चलेगी इनकम टैक्स की। ठीक है। देखिए, मैंने ये सवाल एक तो, और उसका जो सेक्शन है ना वो गलत हो गया, वो हो गया माइनर माइनर सेक्शन कोड है 107। ठीक है। ये आपका एडवांस टैक्स में चला गया है या सेल्फ असेसमेंट में? हाँ जी, सेल्फ असेसमेंट में तो डबल पेमेंट हो गई ना, एक तो ठीक हो गई है, एक गलत हो गई है। पहली करी ना वो गलत हो गई है। ठीक है। देखिए, इसमें मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि अगर रिटर्न प्रोसेस हो गई है, वैसे तो आप अभी भी रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है। जो आपने वहाँ पे पे किया है आप उसको क्रेडिट ले सकते हैं। TDS के कॉलम में एक एडजस्टमेंट होती है, अगर आप वो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस हैसल में नहीं पड़ना तो
ऑनलाइन करेक्शन वैसे तो आजकल बहुत आसान है, आपको इमीडिएटली कर देना चाहिए था, क्योंकि आजकल जैसे ही आप पेमेंट करते हैं इमीडिएटली आपका चालान भी आ जाता है पोर्टल में। और अगर वो गलत हो गया, क्योंकि स्पेशली असेसमेंट ईयर की गलती हर कोई करता है, बहुत लोग करते हैं, तो उस केस में आप उसको करेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा अगर ईज आउट करें तो आप अगले साल जब रिटर्न भरेंगे उस टाइम पे आप इसको दिखा के आप इसको रिफंड ले लीजिएगा। और अगर जैसे आप एडवांस टैक्स पे करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप उसमें से बैलेंस आप पे करें यहीं से इसको एडजस्ट करके, तो आपकी कैपिटल भी ब्लॉक नहीं होगी। हालांकि अगर आप चाहें, आपको अभी पैसे वापस चाहिए, तो आप इसको रिटर्न को रिवाइज 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। और असेसमेंट ईयर गलत होने की वजह से आपका जो नुकसान है वो आप इस फाइनेंशियल ईयर में उसको TDS कॉलम में एडजस्ट करके दिखा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी अब। हाँ जी, हाँ जी, खुश रहो बेटे, खुश रहो मेरे बेटे, खुश रहो। मैं 78 ईयर मेरे बेटा, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत खुशी हुई कि हम लोगों की वजह से आपकी उलझनें दूर हो गई हैं। आप लोगों के आशीर्वाद और शुभकामनाएं ऐसे हम पर बनी रहे, और आगे भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि दुबई में हुई आमदनी तो क्या भारत में देना होगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। अब चलते हैं सीधे दिल्ली, जहां से SL अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? हाँ, तो हमारा ये क्वेरी है रिलेटेड टू NRI। अच्छा। डबल टैक्सेशन ट्रीटी है बिटवीन UAE एंड इंडिया, और वहाँ पर इनकम टैक्स लायबिलिटी 0 है इन UAE। माय डॉटर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम NRI अकाउंट एंड सोल्ड इट आफ्टर 2 years। ठीक है। तो उसमें जो कैपिटल गेन हुआ उस पे टैक्स लायबिलिटी आएगी या 0 लायबिलिटी है? एंड इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम NRI अकाउंट। ठीक है गौरी, क्या होगा इनके लिए? देखिए, ये इनको कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि जो NRI अकाउंट होता है, जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक NRI एक NRO अकाउंट। तो जो NRI अकाउंट होता है उसमें जो आपका पैसा पड़ा होता है उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, या आप उससे कोई FD कराएं उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि उस NRI अकाउंट में आपका जो आपके जो फंड्स हैं वो आपके फॉरेन करेंसी में पड़े होते हैं, वो इंडियन रुपीज़ INR में नहीं होते हैं। अब जब आप उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे आप NRI हैं और बहुत सालों से भी अगर आप NRI हैं और आप उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उसमें जो आपको प्रॉफिट होता है वो इंडिया में प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट इज इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग इन इंडिया। जो आप किसी भी देश में बैठे हो, आपके लिए आप जो भी इनकम इंडिया में कमाएंगे वो उसमें आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। तो आप उस पैसे को आप NRI से इन्वेस्ट करें, NRO से इन्वेस्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप उसको रिडीम करेंगे उसके ऊपर जो भी टैक्स की देनदारी बनेगी उस टाइम के हिसाब से और आपने जो फंड लिए हैं उसकी कैटेगरी के हिसाब से आपको वो इंडिया में देना होगा। हर देश के साथ इंडिया का एक अलग DTA है, उसमें आप देख लीजिए। अगर आपकी कोई बाहर की इनकम है और आपने वहां पे टैक्स दिया है उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन इस पे आपको इंडिया पे टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ पे आपको इंडिया में टैक्स की देनदारी बनती है, बिल्कुल साफ कर दिया गौरी ने। आगे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें लिखिएगा। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। अच्छा, वहाँ के इससे